हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन जेएमआई एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जहां हम लोग जेएमआई एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 के क्वेश्चन पेपर पर डिस्कशन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हम बताते हैं कि हमने 2016, 2017, 2020 एंड 2021 के क्वेश्चन पेपर्स ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स करने के सबसे बड़े बेनिफिट ये मिलते हैं कि आपको एक पैटर्न का आइडिया लग जाता है कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं एंड किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर होंगे। अब हमारे पास जो कवरेज बाकी है वो है 2018 एंड 2019 के क्वेश्चन पेपर की। तो हम लोग इन दोनों ही ईयर के एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर अब डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग 2019 की क्लास अपलोड कर रहे हैं एंड नेक्स्ट क्लास में एंड नेक्स्ट सेशन में हम लोग 2018 एमकॉम एंट्रेंस पेपर अपलोड करेंगे। किसी भी पेपर की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर किसी ईयर का पेपर अपलोडेड नहीं होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना या व्हाट्सएप पे बताना, हम उसको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करा देंगे। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। हमने जेएमआई स्टूडेंट्स के लिए एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है और उस प्लेलिस्ट से ना बहुत ही ईजी पड़ेगा आपको अपने लिए सारा टॉपिक कवर करना। हमने टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी अनाउंस कर दी है, जहां हमने जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए अलग से टेस्ट रखा है, जहां फर्स्ट टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है। अभी भी 5 टेस्ट रिमेनिंग है। अगर आप चाहो तो ये टेस्ट सीरीज़ हमारी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका बेनिफिट आपको एटलीस्ट इस फॉर्म में मिलेगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि किस लेवल की आपकी प्रिपरेशन है, कौन से सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा मेहनत करनी है एंड एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होता है। तो चलो फिर जल्दी से हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, इन इंडिया जीएसटी बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम। बेसिकली इफेक्टिव हुआ था 1 जुलाई 2017 से, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। हु गेट एन अप्रूवल फ्रॉम सीसीआई टू अक्वायर अप टू 66.15% स्टेक इन माइंड ट्री। इसका करेक्ट आंसर है L&T। ये सब क्वेश्चन लर्न करने वाले हैं। Name the first Indian businessman who found place in the cover story of Forbes magazine, Azim Premji. Which Indian organization has decided to set up a regulatory sandbox for fintech startups? RBI, SEBI, Ministry of Finance, IRDA. Correct answer होगा A, RBI. Next, which social network company launched the hubs at 20 locations in India to support the startup ecosystem in the country? फेसबुक। आप देखो ये सारे क्वेश्चंस लर्न करने वाले हैं, इसलिए हम साथ ही साथ बस टिक करा रहे हैं, आप लोग उसको लर्न कर लेना। अच्छा, जो 2021 का क्वेश्चन पेपर है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो अब इस लेवल के क्वेश्चंस नहीं बनते एग्जाम में। जैसे आप आगे देखोगे ना, इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो अब इस लेवल के क्वेश्चंस नहीं बनते। आप सिंपली वही सब्जेक्ट्स कवर करते हैं जो आपके बीकॉम का पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 हम कट करा दे रहे हैं क्योंकि बिल्कुल इररेलेवेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड 9, 10 ये 5 क्वेश्चंस बिल्कुल इररेलेवेंट है। बेसिकली ये इंग्लिश से रिलेटेड है और इंग्लिश की कवरेज अब नहीं होती एग्जाम में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडर्न टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑब्जर्वेशन, ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसका करेक्ट आंसर होगा A, ROI। बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये एक बहुत यूज़फुल टेक्निक है। किस पर्पज से? देखो, हमारे पास कैपिटल होता है, हम उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। अब ये जो इन्वेस्टेड कैपिटल है वो हमने जहाँ इन्वेस्ट किया है वहाँ से रीजनेबल रिटर्न जनरेट हो भी रहा है या नहीं, इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा A। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग की बात करें तो बेसिकली इसके 4 एलिमेंट होते हैं। पहला होता है कम्युनिकेशन, दूसरा होता है मोटिवेशन, तीसरा होता है सुपरविजन और लास्ट होता है लीडरशिप। अब गिवन ऑप्शन में देखो, सुपरविजन दिया है, लीडरशिप दिया है, मोटिवेशन दिया है, बट कम्युनिकेशन की जगह क्या दिया है? कंट्रोलिंग। तो करेक्ट आंसर होगा D, कंट्रोलिंग। नेक्स्ट, which among the following is not the reason for time preference for money? Risk associated with future, preference for present consumption, bank interest rate, reinvestment opportunities। इनमें से कौन सा रीज़न नहीं है फॉर टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी? तो रिस्क एसोसिएटेड विद फ्यूचर है, प्रेफरेंस फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन भी है, री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी है, बट बैंक इंटरेस्ट रेट इसका तो यहाँ पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा C। विच इज़ नॉट द बेनिफिट ऑफ CRM
ग्रोथ इन नंबर ऑफ कस्टमर, ये तो है. इंश्योरिंग दैट द फोकस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सटर्नल, रिड्यूस कॉस्ट बिकॉज द राइट थिंग्स आर बीइंग डन, द वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप बिल्डिंग बीइंग वैल्यूड. ए सी डी ये तो बेनिफिट है, बट बी बेनिफिट नहीं. अब बेसिकली सीआरएम की बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां बिजनेस या बाकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका इंटरेक्शन किसके साथ होता है, कस्टमर के साथ. तो बेसिकली कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाने की बात हो रही है. क्लियर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो. जहां इनफ्लो ना हो, मतलब कैश आए ना. कैश सेल्स, अगर आप सेल करोगे तो नो डाउट कैश आएगा. रिडक्शन इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. अब अगर देखो डाउटफुल डेट कम भी हो रहा है ना, तो उससे किसी भी फॉर्म में कैश इनफ्लो नहीं होना है. सेल ऑफ असेट्स में होगा, लोन टेकन बाय फर्म, अगर फर्म लोन दे रहा है तो भी उसके पास पैसा आएगा. तो करेक्ट आंसर होगा बी. अंडर विच फॉर्म ऑफ मार्केट देयर इज कंसिडरेबल डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस. नो डाउट मोनोपोली. नेक्स्ट, if sales and fixed cost remain unchanged, contribution will remain unchanged only when. अब देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो ये है कि सेल्स में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है. अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर हम सेल को ना चेंज करें, फिक्स कॉस्ट को ना चेंज करें, और हम ये चाहते हैं कि कंट्रीब्यूशन भी अनचेंज रहे, तो नो डाउट जो वेरिएबल कॉस्ट आप उसमें कोई चेंज मत करो. क्लियर. ऑप्शन देखते हैं. टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस, पीवी रेशियो इंक्रीजेस, टोटल वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट. तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. मोटिवेशन मेक्स एम्प्लॉयज मोर एफिशिएंट. ये तो सही है कि अगर आप एम्प्लॉयज को मोटिवेट करोगे तो वो और ज़्यादा अच्छे से वर्क परफॉर्म कर पाएंगे. मोटिवेशन हेल्प्स इन अकम्प्लिशिंग जॉब, ये भी करेक्ट है. इट बिल्ड्स फ्रेंडली इन्वायरमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी करेक्ट है. एवरी एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन इज मोटिवेटेड बाय द सेम रिवॉर्ड. नो, किसी को प्रमोशन की ज़रूरत होती है, मतलब कोई मॉनेटरी रिवॉर्ड से खुश होता है और कोई नॉन मॉनेटरी. जैसे किसी को सिर्फ प्रमोशन चाहिए, किसी को इंक्रीमेंट चाहिए. क्लियर. तो सेम एक ही रिवॉर्ड से हर कोई मोटिवेटेड हो, ये पॉसिबल नहीं है. हर किसी का अपना अपना ऑब्जेक्टिव होता है और उसके अकॉर्डिंग उनको रिवॉर्ड दिया जाता है. तो करेक्ट आंसर होगा डी. अब बेसिकली रिवॉर्ड की बात करें तो ये दो तरह का होता है, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल. क्लियर. और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको फाइनेंशियल रिवॉर्ड ही समझ में आता है और कुछ को सिर्फ नॉन फाइनेंशियल. तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन. नेक्स्ट, द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी वॉज गिवन बाय विक्टर एच व्रूम. ये लर्न कर लेना. द कोड्स ऑफ एथिक्स आर प्रोडक्ट ऑफ कंपनी. नो. प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेशन. नो. स्टेटमेंट्स कंटेनिंग द नॉर्म्स एंड बिलीव्स ऑफ अ कंपनी. करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, इंडिविजुअलिज्म as a guiding moral philosophy was advocated by which economist. इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मिल्टन फ्रीडमैन. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ स्केलर चेन. अब देखो अगर हम लोग स्केलर चेन की बात करें, अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ सुपीरियर्स भी होते हैं, सबॉर्डिनेट्स भी होते हैं, और एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी होगी टॉप टू बॉटम. क्लियर. इसी को हम कहते हैं स्केलर चेन. अब ऑप्शन देखते हैं. कह रहा ऑल सबॉर्डिनेट्स मस्ट हैव ओनली वन बॉस. नो. ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स कैन बी सुपरवाइज्ड बाय द मैनेजर डायरेक्टली. नो. इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द सबॉर्डिनेट्स टू हैव वन सुपीरियर. नो. देयर एग्जिस्ट क्लियरली डिफाइंड लाइन ऑफ अथॉरिटी. यहाँ बेसिकली स्केलर चेन की बात करें तो यहाँ लाइन ऑफ अथॉरिटी प्योरली डिफाइंड होता है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे जो लाइन ऑफ अथॉरिटी है ना वो सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट चलती है. तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, managers who are concerned not only with cost management but also with revenue generations are in a responsibility level called a profit center. ये टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है और बहुत जल्दी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर पे क्लास अपलोड करेंगे, क्योंकि उसमें कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर और बाकी जो सेंटर्स हैं उन पे डिस्कशन ज़रूरी है. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा. द फर्स्ट स्टेप इन डेवलपिंग इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज. सबसे पहला स्टेप ही यही होता है कि आप अपने टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करते हो. तो करेक्ट आंसर होगा ए. विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल. मार्केट अप्रेजल है, टेक्निकल अप्रेजल भी है, फाइनेंशियल अप्रेजल भी है, बट ह्यूमन रिसोर्स अप्रेजल ये कभी भी पार्ट नहीं बनता प्रोजेक्ट अप्रेजल का. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड एथिक्स. ऑल एथिकल एक्शंस आर लीगल. नो. एन एक्शन मे बी विद इन द लॉ एंड स्टिल नॉट बी एथिकल. Legal actions are typically not treated as ethical action. No. An action may be within the law and still not be ethical. देखो बी एंड डी ऑप्शन सेम है और करेक्ट आंसर यही है. कह रहा है कि एक एक्शन हो सकता है कि विद इन लॉ हो बट एथिकल ना हो. ठीक, मतलब एज पर लॉ तो वो सही है बट एज पर सोसाइटी वो सही नहीं है. तो करेक्ट आंसर बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है.
Next, dash information provides the base and starting point for the market and demand analysis. Primary information, secondary information. करेक्ट आंसर होगा सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बेसिकली एक बेस भी प्रोवाइड करता है और स्टार्टिंग पॉइंट भी देता है. ये बेसिकली ये इंडिकेट करता है जो ऑलरेडी पता है लोगों को मार्केट में. ठीक, तो इससे क्या होगा कि जब भी इन्वेस्टिगेशन होती है, आगे की कोई भी इन्वेस्टिगेशन होगी, तो उसके लिए जो क्लू चाहिए वो हमको सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन से ही मिलता है. तो करेक्ट आंसर होगा बी, सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट, the specific method of a company uses to sell and deliver its products to customer is known as retail intermediaries, direct distribution, distribution mix. Correct answer होगा D, distribution channel. Next, theory dash is based on positive assumptions about workers. अगर positive assumptions की बात करें तो theory Y, basically theory Y में employees से related या workers से related positive assumptions ही लिए गए हैं. थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, थ्योरी जेड, ये सब आप लोग डिटेल में स्टडी कर लो, क्योंकि इससे क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट अप्लाइज टू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी? इट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इज इन द पब्लिक सेक्टर. इट इज ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स. नो. इट इज क्विक एंड ईजी टू सेटअप. नो. इट्स अकाउंट कैन बी केप्ट प्राइवेट. नो. करेक्ट आंसर होगा ए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररिलेवेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? फिक्स कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट. अब देखो, वैसे तो फिक्स कॉस्ट भी इतना रेलेवेंट नहीं होता, बट हिस्टोरिकल कॉस्ट बिल्कुल ही इररिलेवेंट होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए. तो करेक्ट आंसर होगा बी. डैश टू ऑब्टेन द ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू, टोटल फिक्स कॉस्ट आर डिवाइडेड बाय. अगर ब्रेक इवन सेल्स की फॉर्मूले की बात करें तो हम लोग फिक्स कॉस्ट को किससे डिवाइड करते हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट. नेक्स्ट, the main focus of total quality management is on, that is TQM is on प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. जब भी हम TQM की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? प्रोडक्ट के क्वालिटी की. दैट इज कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो तो उसकी क्वालिटी आपको मेंटेन करना जरूरी है. तो करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज मोस्ट लाइकली टू बी सोल्ड यूजिंग पर्सनल सेलिंग? अब पर्सनल सेलिंग की बात करें ना, तो जैसे आप कोई भी एपरल्स की बात कर सकते हो, जैसे क्लोथ्स हो गए, शूज़ हो गए, तो उसके लिए आपको पर्सनल सेलिंग करना होता है. करेक्ट आंसर होगा सी, शूज़. नेक्स्ट, restaurant chains generally try to ensure that the taste of food remains same across the restaurants. This is an example of the restaurants trying to control perishability, inseparability, variability और intangibility. क्या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे? वेरिएबिलिटी की, मतलब जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो वो अलग अलग टेस्ट का ना हो, मतलब वेरिएबल इन फॉर्म ना हो. जहाँ भी लोग जाएं, आपके जिस भी ब्रांच पे जाएं, टेस्ट वैरी ना करे. तो क्या कंट्रोल करना चाहते हैं? वेरिएबिलिटी. करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड बैंक डज नॉट इंक्लूड असिस्टेंस इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मेंबर कंपनीज, ये तो होता है. सप्लीमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बाय इट्स ओन लोन्स एंड फाइनेंस, ये भी होता है. शॉर्ट टर्म असिस्टेंस टू मेंबर कंट्रीज, ये हमेशा लॉन्ग टर्म असिस्टेंस की बात करते हैं, ना कि शॉर्ट टर्म असिस्टेंस की. तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन मेनली रिफर्स टू द डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड पॉलिसी, वर्किंग कैपिटल. अब कैपिटल स्ट्रक्चर किसको शो करता है? फाइनेंसिंग को, मतलब डेट प्लस इक्विटी की बात करते हैं. क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, टैक्स जुरिस्डिक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच इन्वायरमेंटल फैक्टर? इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल. नो डाउट करेक्ट आंसर होगा सी, पॉलिटिकल. बेसिकली पॉलिटिकल फैक्टर्स वो होते हैं जो कि गवर्नमेंट एक्शंस एंड पॉलिसीज को इंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट, विच प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स यूजिंग ऑफ हाई प्राइजेस बैक्ड बाय वेरी हाई लेवल ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन सपोर्ट? अब देखो, यहाँ पे ये समझ लो कि अगर हाई प्राइस प्लस हाई मार्केटिंग होगा तो हम किसकी बात कर रहे हैं? रैपिड स्कीमिंग स्ट्रैटेजी की. अगर हाई प्राइस है बट लो मार्केटिंग है तो हम बात करें स्लो स्कीमिंग स्ट्रैटेजी की. वैसे ही अगर लो प्राइस है पर हाई प्रमोशन है, मतलब हाई मार्केटिंग है, तो रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी. एंड लो प्राइस है प्लस लो मार्केटिंग है तो स्लो पेनिट्रेशन स्कीम स्ट्रैटेजी. क्लियर? ऑप्शन देखो, क्वेश्चन नंबर 46 में हाई लेवल ऑफ मार्केटिंग बोला है हाई प्राइजेस के साथ, तो नो डाउट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रैपिड स्कीमिंग स्ट्रैटेजी. दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए. Next, which of the following refers to the process of getting detailed information about jobs? Job analysis. The EOQ represents the order quantity for which inventory carrying cost per unit is lowest, order processing cost per unit is lowest,
टोटल इन्वेंट्री एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज लोएस्ट। करेक्ट आंसर होगा सी। ये बेसिकली कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है और कॉस्ट से रिलेटेड क्लास हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। विच इज द प्रिफर्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी व्हेन द डेटा सेट इज स्क्यूड और यू आर डीलिंग विद ऑर्डिनल डेटा। अगर स्क्यूड डेटा है ना तो हम जनरली प्रेफर करते हैं मीडियन को। Changes in government expenditure and taxation designed to influence the pattern and the level of economic activities is called no doubt fiscal policy। इस पे हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर डज नॉट यूज एवरी ऑब्जर्वेशन इन द डेटा सेट। वेरियंस करता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरियंस भी करता है, मीन भी करता है, बट अगर मोड की बात करें तो ये हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये सारे डेटा को कंसिडर करता ही नहीं है। बट जैसे वेरियंस है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरियंस है, इसके कैलकुलेशन के लिए पहले आपको मीन का कैलकुलेशन करना होता है, और अगर मीन की बात करें तो वो सारे ऑब्जर्वेशन को इंक्लूड करता है। नेक्स्ट, विच एनालिसिस हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। नो डाउट कोरिलेशन, और कोरिलेशन की क्लास हमारे सेकंड चैनल सीए काजल डिरोलिया पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मनी मार्केट्स। कॉल मनी मार्केट है, टी बिल्स मार्केट दैट इज ट्रेजरी बिल मार्केट भी है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट भी है, बट स्टॉक मार्केट नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द डिग्री टू विच पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अनरेस्ट अफेक्ट्स द सिक्योरिटीज ऑफ इशूअर्स डूइंग बिजनेस इन अ पर्टिकुलर कंट्री। मेजर इकोनॉमिक रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, कंट्री रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क। ऐसे रिस्क को हम क्या कहते हैं? कंट्री रिस्क। Theoretically, the CAPM, that is Capital Asset Pricing Model, is used to determine the real rate of return, no, expected और required rate of return के कैलकुलेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं CAPM का, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, मनी डिमांडेड टू मीट अनफोर्सीन कंटिजेंसीज इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन, प्रिवेंटिव, स्पेक्यूलेटिव और प्रिकॉशनरी। करेक्ट आंसर होगा डी, प्रिकॉशनरी। नेक्स्ट, व्हाट इज बैंक रेट। बेसिकली बैंक रेट क्या है? बैंक रेट वो रेट है जिसपे सेंट्रल बैंक लोन देता है कमर्शियल बैंक को, और फिर कमर्शियल बैंक जो कस्टमर को लोन देता है वो देता है इंटरेस्ट रेट पे। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय कमर्शियल बैंक, इंटरेस्ट रेट द सेंट्रल बैंक चार्ज द कमर्शियल बैंक, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, dash a sanction for a period exceeding 1 year with a specific schedule of repayment where the repayment is spread over more than 1 year. They are advance for purchase of fixed asset। अब देखो यहाँ पे मेंशन कर दिया कि फिक्स्ड एसेट के परचेज के लिए जनरली हम लोग ये लोन लेते हैं, तो वो कौन सा लोन होता है? टर्म लोन। अगर टर्म लोन की बात करें ना तो जो स्मॉल बिजनेस मैन होते हैं वो लोग ये लोन लेते हैं सो दैट वो असेट परचेज कर सके, लाइक बिल्डिंग हो गया, इक्विपमेंट हो गया और तो करेक्ट आंसर होगा बी, टर्म लोन। नेक्स्ट, inability to meet the bank's liabilities as they become due is an example of dash risk, market, operational, liquidity, credit। No doubt correct answer होगा C, liquidity। Next, the asset finance company is a banking finance institution, banking finance intermediary, non-banking finance institution, non-banking finance intermediary। इसका करेक्ट आंसर होगा C, non-banking finance institution। Next, the selling of bills receivables by a business entity to a third party to generate funds is known as factoring, short selling, IPO, securitization। No doubt ये basically किसकी definition है? factoring की। An option which gives the holder the right to sell a stock at a specified price at some time in future is called a put option। बेसिकली ये पूरी डेफिनेशन किसकी है? इसमें कह रहा है कि जो होल्डर है उसके पास ये राइट होता है कि वो स्टॉक को सेल कर सके बट फ्यूचर डेट में। क्लियर? तो इस ऑप्शन को हम कहते हैं पुट ऑप्शन। नेक्स्ट, डैश प्रोवाइड्स क्रेडिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज विलेज इंडस्ट्रीज एंड सो ऑन। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा सी, नाबार्ड, क्योंकि बेसिकली नाबार्ड एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कि बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करती है, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करती है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर AR ऑफ द फर्म विल बी इक्वल टू MR। बेसिकली ये देखा जाता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, क्योंकि यही डिमांड कर्व है, यही एवरेज रेवेन्यू है और यही मार्जिनल रेवेन्यू भी है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एडवांटेज ऑफ क्रेडिट रेटिंग फॉर अ कंपनी। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा एडवांटेज नहीं है। एक्ट एज मार्केटिंग टूल तो एडवांटेज होता है, इंप्रूव कॉर्पोरेट इमेज भी होता है, ईजी टू रेस रिसोर्सेज भी होता है, बट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को वो बढ़ाता नहीं बल्कि घटा देता है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी तो नो डाउट जो आपको लोन मिलेगा ना वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट,
द मेथड्स ऑफ सब्ट्रैक्टिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, मतलब पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस पीवी ऑफ कैश इनफ्लो हम किस में करते हैं, सिंपली नेट प्रेजेंट वैल्यू में। इसका हमने डिटेल में फॉर्मूला भी डिस्कस किया है, कई सारे न्यूमेरिकल भी कराए हैं। अगर अभी तक वो क्लास आपने नहीं की तो बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड में जितनी क्लास अपलोड की ना वो कवर ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट, Dash is an unsecured money market instrument issued in the form of a promissory note by a corporation with high credit ratings to finance its short-term needs. Cash management bills, ways and means advances, treasury bill, commercial paper. Correct answer होगा D, commercial paper. Globalization is an example of which macro environment factor, economic. सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड एंड आर टू बी कंज्यूम्ड इमीडिएटली व्हेन प्रोड्यूस्ड, इस टर्म को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, पेरिशेबिलिटी। नेक्स्ट, वन डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप इज द नंबर ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड, स्पेशलिस्ट स्किल्स में बी इंट्रोड्यूस्ड, मोर फाइनेंस कैपिटल इज यूजली अवेलेबल, फाइनेंशियल लॉसेज टू बी शेयर्ड। अब बेसिकली देखो डिसएडवांटेज ये है कि जो नंबर ऑफ पार्टनर्स है वो हमेशा क्या होते हैं, लिमिटेड। नेक्स्ट, Rahul has decided to buy a car. He has selected a few car model and is currently comparing the features of different models. The stage of buy decision process Rahul is currently engaged in. वो basically क्या करे कि उसके पास जो different alternatives हैं उनको evaluate करे, तो correct answer होगा B, evaluation of alternatives. The contingency theory focuses on situational variables, interrelations, groups and human behavior. Basically अगर contingency theory की बात करें तो इनका पूरा focus किस पे होता है, groups and human behavior पे। When an organization undertakes a complete review of its critical work processes to make them more efficient in an effort to deliver higher quality, it is engaging in outsourcing, offshoring, re-engineering. Correct answer होगा C. Next, the customer category which is the highest opinion leadership and exhibits discrete and judicious adoption choices is innovators, early adopters, early majority, laggards. Correct answer होगा B, early adopters. Next, विच इज़ नॉट वन ऑफ फ्योर्स प्रिंसिपल्स, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइन ऑफ अथॉरिटी भी है, यूनिटी ऑफ कमांड भी, बट ग्लोबलाइजेशन ये कोई प्रिंसिपल नहीं, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, if H Limited purchased 75% of the shares at a price of rupees 1,10,000, when H Limited share capital was rupees 60,000 and its accumulated profit amounted to 80,000, what was the amount of goodwill paid by H Limited? अब देखो H Limited ने 75% के लिए कितना पे किया, 1,10,000, और अगर H Limited की बात करें तो उनका कैपिटल है 60,000 का और प्रॉफिट 80,000 का, तो टोटल वैल्यू कितनी है, 1,40,000 की। अब जब आप 1,45,000 अब जब आप 1,40,000 का 75% निकालोगे ना तो ये वैल्यू आएगी 1,05,000, और आपने पेमेंट कितना किया है, 1,10,000 का। तो एच लिमिटेड ने एक्स्ट्रा कितना पेमेंट किया है, 5,000, और ये 5,000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, गुडविल को, तो करेक्ट आंसर होगा ए, गुडविल। Typically, profit is negative in which stage of the product life cycle? Growth, maturity, introduction, decline. Correct answer होगा C, introduction। और अगर बिजनेस साइकिल की बात करें तो बिजनेस साइकिल पे हमने ऑलरेडी क्लास बहुत डिटेल में अपलोड किए, जहाँ बहुत सारे उसके MCQs पे अपलोड किए, कॉन्सेप्ट भी अपलोड किए। हाँ, ये CA फाउंडेशन के नाम से हमने अपलोड किया है, तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, एज वेल एज हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। वो क्लास आपके लिए बहुत रिलेवेंट है, वो क्लास ज़रूर से कवर कर लेना, सो दैट बिजनेस साइकिल का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो जाए। Next, the difference between fixed and variable cost has a special significance in the preparation of flexible budget, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल का अलग अलग कॉलम शो करते हैं। Xiaomi, a well-known Chinese brand, started its business with Mi branded mobile phone. Later, they started producing television sets with the same brand name. This is an example of brand extension. Next, Assuming a firm had the following account balances on a certain date, जहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है, डिटरमाइन द ओनर्स कैपिटल, जहाँ डेटर है, वैन है, क्रेडिटर्स है, इन्वेंट्री है, बैंक ओडी है, कैश है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि जैसे बैलेंस शीट बनती है वैसे बैलेंस शीट बना लो। डेटर्स कितना दिया है, 20,000, वैन मतलब बेसिकली हो गया हमारा फिक्स्ड असेट 25,000, क्रेडिटर्स हमारे पास दिया हुआ है 15,000, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक दिया हुआ है 9,000, बैंक ओडी दिया हुआ है 6,000, और हमारे पास कैश भी गिवन है 10,000 का। तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा नो डाउट वो क्या होगा, कैपिटल, जो कि आएगा 43,000। क्लियर, तो करेक्ट आंसर होगा ए, 43,000। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ एबीसी लिमिटेड फाइंड आउट द COGS। ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, परचेजेस है, कैरेज इनवर्ड है। सिंपल है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस
माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये करने पे क्या आता है, COGS आता है। ये हमने अपने कॉन्सेप्ट क्लास में भी बताया। अच्छा, एक बात हम बता दें कि हमने इस पे 2 क्लासेस अपलोड की है बेसिक्स के नाम से, जहां हमने बेसिकली डिटेल में डिस्कस किया कि COGS कैसे कैलकुलेट करते हैं, GP कैसे कैलकुलेट करते हैं, GP परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट क्या होता है। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो सिंपली इस फॉर्मूले पे आप वैल्यू का जब एप्लीकेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा 1,21,000। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। Next, Amit earned a profit of 60,000 in a year. If his investment in the business amounted to rupees 2 lakh, what would be the ROI? That is return on investment. अब इसका फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। हमारे पास नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, हमारे पास कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट दिया है। जब आप 60,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 30%। नेक्स्ट, if total assets of an enterprise at a point of time amounted to 2,50,000 and owner's capital दिया 75,000, तो liabilities कितनी होगी, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट होता है और लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट माइनस कैपिटल कर सकते हैं। तो असेट हमारे पास दिया है 2,50,000, उसमें से जब आप 75,000 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 1,75,000। डैश जीरो कूपन सिक्योरिटीज पे नो इंटरेस्ट आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रेजरी बिल्स। नेक्स्ट, the minimum number of shareholder in a public limited company is no doubt 7. Next, what is the relationship between interest rate and bond prices? अब अगर बॉन्ड की इंटरेस्ट रेट के साथ बात करें ना तो ये हमेशा इनवर्स रिलेशन शो करता है, क्योंकि बेसिकली जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ती है, मतलब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ना तो बॉन्ड की प्राइस हमेशा फॉल करेगी। क्लियर? तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी, इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइसेस मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। Which of the following types of business organization is owned by its customers? Partnership, public limited company, retail cooperative. Next, at issue, zero coupon bonds typically sell at. इसका करेक्ट आंसर होगा D, at or near par. Next, theory X and Y represent two suppositions about human nature and behavior. These theories were put forward by Maslow. नेक्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन, अगर जीपी की बात करें तो सेल्स माइनस COGS करने पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, सेल्स रेवेन्यू एंड COGS। नेक्स्ट, मार्केटिंग चैनल दैट इन्वॉल्व्स नो इंटरमीडियरीज टू मेक द प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू फाइनल बायर्स इज नोन एज डायरेक्ट चैनल। नेक्स्ट, व्हेन प्रिपेयरिंग अ ब्रेक इवन ग्राफ व्हाट इज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिफर टू। अब देखो, ब्रेक इवन बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है जहां ना तो कोई प्रॉफिट होता है ना कोई लॉस होता है, उसके ऊपर जो भी होता है ना वो प्रॉफिट को शो करता है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेसिकली क्या शो करेगा, प्रॉफिट मार्जिन। नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स अलाउड इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज नो लिमिट। इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, मिनिमम 7 होने चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करंट लायबिलिटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। करंट लायबिलिटीज बेसिकली वो लायबिलिटीज होती है जिनको विद इन अ ईयर कंपनी को पे करना होता है। मशीनरी फिक्स्ड असेट है, डेटर्स करंट असेट है, क्रेडिटर करेक्ट आंसर होगा, और शेयर कैपिटल बेसिकली क्या है, कैपिटल का पार्ट है। क्लियर? अब देखो, ये ओवरऑल 100 क्वेश्चंस थे 2019 के क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे। आप जो 2021 का जो क्वेश्चन पेपर बना था ना, उसमें आप देखोगे तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट इंक्लूड किए थे, चाहे फाइनेंस मैनेजमेंट हो, चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, कॉस्टिंग हो, अकाउंट्स हो। पहले बहुत ज़्यादा फोकस था थ्योरी पे, और अब बहुत ज़्यादा फोकस उनका थ्योरी पे नहीं है, बल्कि वो थ्योरी और न्यूमेरिकल मिला करके ही क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर आप लोगों को आज के सेशन में कहीं पे भी कोई डाउट हो, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और कुछ क्वेश्चंस का जो डिटेल आंसर है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अब हम इसके बाद 2018 का क्वेश्चन पेपर भी बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।